अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी जंग और मेरे साथ मौजूद हैं आज बोल न्यूज़ टीवी चैनल से सीनियर सहाफ़ी भी हैं और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हैं शहजाद मुगल साहब। उनके साथ बैठे हुए हैं हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में टेक्निकल पोस्ट पे हैं यासीन मलिक साहब, और उनके साथ साबिक तहसीलदार हैं लाहौर से राना इशरत साहब। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कश्मीर का इलेक्शन, कि कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ। इतनी ज़्यादा कैंपेन चलाई गई, तीनों बड़ी जमातों ने भरपूर कैंपेन चलाई, और उसमें क्या गेम हुई है, क्या नताइज निकले हैं, वहाँ असल हकीकत क्या है, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। शहजाद मुगल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे। शहजाद मुगल साहब बताइएगा, कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने भी जलसे किए हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी बड़े बड़े जलसे किए हैं, और उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी बड़े जलसे किए हैं, लेकिन अवाम का जोशो खरोश एक गैर जानबदारी से अगर कहा जाए तो वो जो मुस्लिम लीग नून के जलसों में हमें नज़र आया है, वो किसी और जलसे में नज़र नहीं आया। मरीम नवाज़ जहाँ भी गई हैं, वहाँ अगर वो रैली में, तो बहुत बड़ी रैली बन गई है, जलसा का जाने से पहले ही बहुत बड़ा जलसा बन गया था, और जलसे में भी इसी तरह जोशो खरोश था। पीपल्स पार्टी के जलसे भी हुए हैं, तहरीक इंसाफ के भी, सारे अपनी अपनी जगह कह रहे हैं कि हमने कामयाब जलसे किए हैं, लेकिन आखिर ये किस तरह नताइज एकदम बदल गए हैं, या मतलब बदला दिए गए हैं, या अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है कश्मीर में, उनका अपना इलेक्शन कमीशन भी है, सारी पोस्टें उनके पास हैं, इंतज़ामी ओहदे भी उनके पास हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कश्मीर में कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ 6 सीटें वहाँ हासिल कर सकी है, जबकि पीटीआई वहाँ से 26 सीटें ले गई है, और पीपल्स पार्टी जिसकी इतनी उम्मीद नहीं थी वो 11 सीटें ले गई है। जी राणा साहब, थैंक यू। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे जो हम देख रहे होते हैं, असल में वैसा कुछ नहीं होता। आप देखें कि इमरान साहब ने अपनी गवर्नमेंट से पहले एक जलसा किया, एक कैंपेन की आज़ाद कश्मीर की, उसके अलावा कोई भी कैंपेन उन्होंने नहीं की। दूसरी दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, फिर वो गए हैं आज़ाद कश्मीर, तो आप खुद सोचें कि एक बंदा जो नई पार्टी है, नई पार्टी कभी भी इतना रिसोर्स नहीं ले सकती, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है, वो हम डिस्कस तो नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी के हवाले से अगर देखें तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी आज़ाद कश्मीर में अपनी कैंपेन नहीं की, ठीक है। मुस्लिम लीग नून ने 3 दफ़ा कैंपेन की है, JUI ने भी की है, सब ने की है, लेकिन पीपी ने कभी भी इसमें कैंपेन नहीं की। उनकी पहली कैंपेन है, तो उनका रिज़ल्ट इसलिए बेहतर नहीं आ सका कि वो कहें कि हमारी 6 सीटें हैं तो वो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने कैंपेन कभी नहीं की। तो मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन्स की हुई हैं, तो इनकी 6 सीटें आना अजीब बात है, पीपी की ज़्यादा सीटें आना भी अजीब बात है। मुस्लिम लीग नून से यानी कि इनकी सीटें ज़्यादा हो जाना, आप समझते हैं कि ये बहुत अजीब लग रहा है? बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल। और आप समझते हैं कि इलेक्शन ईमानदारी से हुए हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं? क्या इसमें सदाकत है? राणा साहब, बात यह है कि इलेक्शन तो सदाकत से ही होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन तक सदाकत में होते हैं, इलेक्शन कमीशन तक हर चीज़ ठीक होती है, लेकिन जैसे ही आप रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं तो रिज़ल्ट जो होता है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं होता। रिज़ल्ट आपको पता है कि रिज़ल्ट जो है वो पार्टीज़ के पास होते हैं, और पार्टीज़ ही इसको अनाउंस करती हैं। कभी आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को अनाउंस किया हो? हम गवर्नमेंट और पार्टी को देखते हैं कि पार्टी अनाउंस कर रही होती है कि हम वोटिंग से आगे जा रहे हैं, ये वोटिंग से पीछे जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में ये मसला है कि हम कोई भी वोटिंग सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन पे नहीं छोड़ते। जब हम हार जाते हैं या हम पीछे रह जाते हैं, फिर हम इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं। उससे पहले जितनी भी चीज़ें हमें दी जाती हैं उन पे हम कभी भी अटेंडेंस नहीं करते, उन पे बात नहीं की। कभी आपने देखा है किसी पार्टी को कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ आपको बता रहे हो?
कि इलेक्शन ने ये चीज़ें हमें लागू की हैं, ये हमें करनी चाहिए। जब वो हारते हैं तब वो सारा कुछ सामने आता है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट लेवल पे जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके हवाले से कभी भी किसी पार्टी ने कोई ऐसा इशू नहीं उठाया। अच्छा शहजाद साहब, तीनों जमातें दावेदार थीं कि हम बड़ी अक्सरियत से वहाँ जीतेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि मुस्लिम लीग नून को बहुत कम सीटें मिली, जो मैं पहले भी सवाल किया। असल वजह क्या है कि हमेशा ही कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर, कि वो वफाक के साथ ही जाता है। जहाँ वफाक की गवर्नमेंट होती है, जिस पार्टी की भी, वो आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला उसी के साथ किया जाता है या होता है। इसमें क्या हकीकत है या कि लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, ये क्या सर वजह है? ये मैं आपको बताता हूँ कि उनका पूरा सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम जो है उनका अलग है। आज़ाद कश्मीर का फेडरल सिस्टम सारा अलग से है पहले से ही। तो आप ये सोच लें कि आपके पास अगर 10 सीट्स हैं तो आपको जीतने के लिए एक सीट चाहिए जो कि पावरफुल हो, तो आप उनको मिला लेते हैं, आपका इलेक्शन नहीं होता वहाँ पे, तो आप उनको मिला लेते हैं कि ये हमारा हिस्सा है तो इसकी वोटिंग कर लें। जैसे कि आप देखें कि लाहौर के लिए, अगर लाहौर में मुस्लिम लीग नून कहे कि मैं हार गई हूँ तो ये गलत है। आपका मतलब है लाहौर से मुस्लिम लीग नून हार नहीं सकती? क्योंकि ये उनका अपना अपना होम टाउन है। क्या वजह है उसके पीछे, क्या वजह? नहीं, उसके होम मतलब टाउन ये तो का नहीं। मकसद ये है कि ये शुरू से यहाँ पे रहे हैं और आवाम में रहें, अवामी सिस्टम इनके लिए जो बेटर है कि अवामी राय काम किए हैं लोगों के लिए, काम या तो सिर्फ रहना कोई और चीज़ होती नहीं, है? काम तो दुनिया के सामने ही है जो उन्होंने किए हैं। बाकी जो भी गवर्नमेंट आती है आपको पता है कि ये तो सारा सिस्टम चलता ही रहता है, पार्टीज़ के साथ तो ये सारे इश्यूज होते रहते हैं। लेकिन ये कि पंजाब में जो है ना, वर्किंग के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने जो है काफ़ी वर्क किया है, और अगर ये एक्सेप्ट भी करें लोगों को पता, तो आवाम को भी पता चल गया कि लोग उनके कामों को तरजीह दी जा रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में बहुत काम किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, तरक्याती काम किए हैं, इस वजह से उसको वोट आप समझते हैं कि यहाँ से वो हार नहीं सकती, इस बेस पे कह रहे हैं? बिल्कुल इस बेस। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कश्मीर में जाके जो आखिरी जलसे में उन्होंने ख़िताब किया था, वहाँ उन्होंने दो चीज़ें बड़ी अहम की थी। एक उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा जी मैं आज़ाद कश्मीर के हर घर के एक फ़र्द को कर्ज़ा दूंगा। दूसरी उन्होंने बड़ी अहम बात की है जो आज तक किसी हमारे पाकिस्तानी लीडर ने नहीं की, और वो ये बात थी कि मैं कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये हक़ दूंगा कि वो रेफ़रेंडम करवाएं, उनको रेफ़रेंडम का हक़ दूंगा जिसमें वो फ़ैसला करें कि आया कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अपनी अलहदा मुमलकत बनाना चाहते हैं। क्या ये चीज़ें अगर कोई और लीडर करता है, इसके ऊपर कोई हाहाकार मचनी थी या उसको गद्दार के सर्टिफिकेट मिलने थे, या कि ये बात उन्होंने सही किया कि कश्मीरियों को अलहदा होने का पूरा हक़ मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान साहब ने जो बात की है वो बचकाना है। इसको अगर फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से उनको सोचना चाहिए कि मैं एक पीएम हूँ, तो ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं होते, हमारे हवाले से कभी भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं होते, उनके अलहदा से इलेक्शंस होते हैं। जब हमारे इलेक्शन हो जाते हैं तब उनके इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही होता है। उसके बाद वो जो भी होता है, आपको मैंने जो पहले बताया कि जो अगर हमारे पास 10 सीट्स हैं तो 10 सीट्स हमें जीतने के लिए चाहिए, तो एक सीट हमारी साइड पे पड़ी हुई है, वो है आज़ाद कश्मीर। तो इमरान साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जो कुछ इनको चाहिए था कि इनको जो भी वोटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो वो सारा जो सीट्स जो हैं उनको आज़ाद कश्मीर को इनके साथ जोड़ा गया है। मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने जो आखिरी पत्ता खेला जाता है वोट हासिल करने के लिए, मेरा ये ख्याल है ज़ाती कि इन्होंने ये अनाउंस किया है कर्ज़ों का, हर घर के एक फ़र्द को कर्ज़ा देंगे। दूसरा, इन्होंने ये जो रेफरेंडम का वहाँ ऐलान कर दिया है कि कश्मीरियों को हम पूरा मौका देंगे, क्या है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अपनी अलहदा मुमलकत बनाना चाहते हैं। और यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर, अभी इस इशू के ऊपर किसी ने बात तक नहीं की, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा
किसी ने इस मसले को हाईलाइट नहीं किया। आखिर इतनी बड़ी बात है, ये कोई छोटा मसला नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई और बंदा करता तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचना था इसके ऊपर, बिल्कुल। ठीक है, आई एम श्योर। तो लेकिन क्या ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़िलाफ़ कल को कोई केस बनेगा इन्हीं चीज़ों का? एक तो पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक आप कहीं जाके इलेक्शन के दिनों में जब वहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, कोई तरक्याती कामों की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, कोई कर्ज़ों की अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में शामिल है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुलेआम वहाँ ऐलान किया। ये लिंक्ड है, आपको मैं बता दूं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो लिंक्ड है, वो पाकिस्तान के साथ लिंक है। वो कभी भी आज से लेके उस वक्त से लेके आज तक वो कभी भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ है, और ये सबको पता है, हम भी जानते हैं। लेकिन उसके लिए ये आपको बता रहा हूँ कि वो लिंक है, वो एक सीट है। आपका मतलब ये है कि वो हमारे साथ नहीं, तो वो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर, जैसे वो अपना नारा लगाते हैं कि है वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, और रेडियो में भी हम सुनते हैं है वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, तो क्या वाकई हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको आज़ादी देने की तरफ एक पहला कदम उठा दिया है कि हम आज उनको आज़ाद कर रहे हैं? जिस तरह मकबूजा कश्मीर के ऊपर मोदी ने गासबाना कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, तो और उनके बुनियादी हकूक़ को गज़ब कर दिया है, उनको वहाँ रहने का हक़ नहीं है, मतलब सीधे लफ्ज़ों में उनकी जो मलकियत है वो नहीं वो कर सकते कि उनके जो मकान है वो अपने हैं, वो रियासत ने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, रियासत ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। तो क्या इसी तरह यहाँ हम उनको आज़ादी दे रहे हैं कि आप अपना जो मर्ज़ी करें? अब मैं सर छोटा सा आपको राणा साहब बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो आप इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि हम और उनमें क्या फ़र्क है। कि हमारी टीम बोल की टीम गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो मेरा ख्याल है आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। नहीं, वो तो मैं भी गया कि हूँ, तो हमें भी वो ऐसे ही कहते हैं, तो अच्छा आप पाकिस्तान से आए हैं, तो वो बिल्कुल, बिल्कुल अपने आप को लहदा समझते हैं, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। हाँ, तो ये वो चीज़ें, तो इस बात को अगर आम इंसान या आम सहाफ़ी समझता है तो मेरा ख्याल है पीएम साहब को ये समझने में जो है वो आसानी होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि वो क्या कह के आएँ उधर। और अपनी उनकी गवर्नमेंट में लोग बेरोज़गार हैं और किसी के पास रोज़गार नहीं है। आप देखें ताजरान कितने अब जलसे जुलूस हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा। तो कोई भी बेचारा अगर अपनी आवाज़ कौम की अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पेश करता है तो उसको सबसे पहले ये होता है कि यार मैं कुछ बंदे इकट्ठे करूं और अपना एक रैली निकालूं ताकि मेरी आवाज़ कोई सुने। एनी अदर कोई भी अदारा, किसी किस्म की फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वो कोई भी किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। तो इसका यही हल है कि आपने दुनिया को, अपनी जितनी भी आवाम है पाकिस्तान की, उसको आपने चलने फिरने के लिए कर दिया है। कारोबार में इंटरेस्ट किसी का नहीं है, कारोबार चलेगा तो वो कारोबार करेंगे, अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो रैलियाँ निकालेंगे। तो एक शुरू से लेके कॉन्सेप्ट जो उनका था खान साहब का कि वो भी रैलियाँ निकालते थे, तो आज जो गवर्नमेंट में है तो आज आवाम रैलियाँ निकाल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पैटर्न है ये किसी के लिए बेस्ट नहीं है। आप देखें कि अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं तो अमेरिका ने, मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ 5 साल पहले, तो अफ़गानिस्तान ने ऐलान किया कि मैं 1-1 करोड़ रुपया दूंगा हर बंदे को, अमेरिका ने। तो कारोबार करें, बंदूकें फेंकें और कारोबार करें, तो मैं फ़ी बंदे को 1 करोड़ रुपया दूंगा बिज़नेस के लिए। उसकी वजह क्या थी? तो काबिल ने, जो काबिल था, उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। बाकी 2 शहर जो थे उन्होंने इसको मंजूर करने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाई कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इसमें हम रह रहे हैं। यही चीज़ आज़ाद कश्मीर ने भी पीएम साहब को कही है कि ये मुल्क हमारा है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको हमारी ज़रूरत है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। और ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि पीएम साहब के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। और एक मुल्क का वज़ीर आज़म जाके एक बात सुन के आ जाता है कि आप हमारे वज़ीर आज़म नहीं हैं, तो आप हमें कैसे अनाउंस कर रहे हैं कि आपको मैं ये कर्ज़े दूंगा। ये तो ये बातें, इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनके लिए बचकाना है। अच्छा, आपका मतलब है कि ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है ये गलत थी, गलत है, नहीं करनी चाहिए नहीं थी? करनी चाहिए थी। अच्छा, मैं यहाँ राणा इशरत साहब को भी साथ में शामिल करता हूँ इसी गुफ्तगू में। राणा साहब, आप बताइएगा कि अभी जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया वहाँ कर्ज़े देने का,
फिर उनको अलहदा खुद मुख्तारी देने का ऐलान किया रेफरेंडम के ज़रिए कि आपको पूरा हक हासिल होगा कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अपना आज़ाद मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयानात को हम किस तरह लें, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे ऐलानात किए थे, जलसों में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें भी की थी, लोगों ने कहा यार ये तो तकरीर बहुत अच्छी की है, इन्होंने कमाल कर दिया, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं है। वो काफ़ी लोग इसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं, वो कहते हैं जैसे मुर्गा अजान देने के बाद नमाज़ नहीं पढ़ता, इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान करने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करते। ये हकीकत है कि अभी तक उन्होंने जितने ऐलानात किए हैं या जो लोगों से वादे किए थे महंगाई ख़त्म करने के, ठीक है, लोगों को रोज़गार देने के, मुल्क में मतलब तब्दीली लाने के, अभी तक कोई ख़ास चीज़ आपको नज़र आई ऐसी कि उसमें आप समझते हैं कि उसी तनाज़र में अगर देखा जाए उनके पिछले वादों के, तो क्या आया कि ये जो वादा उन्होंने किया है कश्मीरियों के साथ, क्या ये भी ठीक होगा? बात ये है कि परमजीत साहब जो है ना, वो एक इतने मतलब सियासतदान नहीं है, वो एक खिलाड़ी थे। उन्होंने इस मुल्क का नाम तो रोशन किया है, लेकिन अभी उनका तजर्बा नहीं है। आपका मतलब है क्रिकेट में उनका बड़ा नाम था, हाँ जी, सिर्फ क्रिकेट में ही ना? जी जी, या आ जाके उन्होंने एक शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया था, वो भी चंदे जमा करके, जिसमें मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बड़ा अहम रोल है, मेन यानी कि जगह भी इन्होंने दी थी पंजाब हुकूमत की तरफ से, और 5 करोड़ रुपया भी इनको दिया था शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने के लिए। और ये इमरान खान साहब जब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे तो इन्होंने आके नवाज शरीफ को ही वर्ल्ड कप दिया था, ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन अब उन्होंने कि आस्ता आस्ता मतलब वो मतलब कि इस पे मुदात कर रहे हैं, क्योंकि तजर्बे के साथ ही होता काम, मतलब कि जी जी, कोई भी करना हो किसी फील्ड में भी, तो अब इंशाल्लाह वो मुझे तो उम्मीद है कि वो बेहतर कर लेंगे। बेहतर कर देंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि जो उन्होंने वादे किए हुए हैं, जैसे वो पहले कहा करते थे कि अगर डॉलर की कीमत 1 रुपया ऊपर चली जाए तो मुल्क के ऊपर इतने हज़ार अरब कर्जा हो जाता है, ठीक है, अगर मुल्क में महंगाई हो तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है, ठीक है, अगर बिजली की कीमत बढ़े तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है, आटे की कीमत बढ़े तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है, पहले यही कहा जाता था ना। अब मुझे ये बताएं अब कौन चोर है, पहला वज़ीर-ए-आज़म चोर था या अब क्या मसला? ये बातें तो हर दौर में ही होती रही हैं, पीपल पार्टी में भी होती रही है, दौर में भी, नून लीग नहीं, में भी लेकिन होती है। हर आप, दौर में ये वहाँ को मुश्किलात रही हैं। लेकिन इतनी महंगाई तो नहीं थी। 70 सालों में आटा 35 रुपये किलो बिक रहा था, अब एकदम से 3 सालों में ऐसा क्या हो गया मुल्क में, क्या कोई बहरान आ गया है खुदा ना खासा, या कोई खाना जंगी लग गई है जिसकी वजह से आटे की कीमत डबल हो गई है, या घी की कीमतें देखें एकदम यूटिलिटी स्टोर से आपने 100 रुपया ज़्यादा बढ़ा दिया एकदम से अभी से। तो यूटिलिटी स्टोर पे पहले चीनी 65 रुपये किलो थी, अब 85 रुपये उन्होंने अनाउंस कर दिए कल ही, अभी आटा घी ये चीनी और इन्होंने चीज़ें कीमतें बढ़ा दी हैं एकदम से इतनी ज़्यादा। तो ये क्या वजह है? आखिर इनको रिलीफ देना चाहिए। बिजली के बिलों के ऊपर ये खुद बिल जलाया करते थे, कहते थे ये देखें जी मैं बिल नहीं दूंगा, ये वज़ीर-ए-आज़म चोर है, ये गवर्नमेंट चोर है, ये लोगों के ऊपर इतने टैक्स लगा रहे हैं, ये हम बिल नहीं देंगे, ठीक है। इन्होंने एक लोगों के सामने बड़े बड़े जलसों में इन्होंने बिल जलाए, ठीक है, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, ठीक है, जिसके ऊपर कई लोगों ने गाड़ियों के टैक्स नहीं दिए, टोल प्लाजों के ऊपर जाके वहाँ टैक्स नहीं दिए। तो क्या ये चीज़ें ठीक थी, पहले ठीक थी, या अब ठीक हो रहा है, या अब महंगाई जो है वो ठीक हो रही है? उस पर ये है कि जो हमारी जो है तालिब बरादरी वो गवर्नमेंट का दावा नहीं कर रही, अच्छा, और दूसरे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी शे है, अभी समझ बैठी है, वो भी इसमें इतना रोल अदा नहीं कर रही। आपका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी इनको चलने नहीं दे रही हाँ जी, और ताजर बरादरी जो है वो महंगाई कर रही है। तो कंट्रोल तो देखें, चीज़ों का कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट किस चीज़ की है? अब मुझे एक चीज़ का, गवर्नमेंट में ये है ना कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है जी जी, वो मतलब अपना मतलब फंडिंग इंतजार तो कर रही उनसे मॉनिटरिंग किसने करवानी है, उनको काम किसने लेना है उनसे? ये तो गवर्नमेंट के काम होते हैं ना। अगर कोई बंदा प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वो अगर वो जाके बाज़ार में मॉनिटर करती है कि ये दुकानदार है, उनको जुर्माने करें, उनको पकड़ें, 10 15 20 बंदों को अंदर देंगे तो बाकी ठीक हो जाएंगे। तो आप जब एक चीनी देंगे नहीं लोगों को, ठीक है, चीनी 110 रुपये किलो पे बिकती रही है,
अब 85 रुपये मुझे बता दें कंट्रोल रेट के ऊपर, मुझे किसी एक दुकान से लेके दे दें चीनी। जी राणा साहब, ये चीनी के ऊपर थोड़ा सा मैं जी जी बताएं। बोलना चाह रहा हूँ कि जनरल ज़िया के दौर में ऐसा ही बुरहान एक दफ़ा आया था, तो उसने जनरल ज़िया ने इशा की नमाज के बाद एक ऐलान किया था कि मुझे चीनी जो है वो बाज़ार में चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सुबह रेडियो के ऊपर चीनी देखी गई है, दुकानों पे तो अलहदा से है, और रेडियो पे चीनी बिक रही थी, और ऐसे बिक रही थी कि जो रेट उस वक्त जो रेट था चीनी का वो 1.5 रुपया था, और चीनी का रेट बिक रहा था 3 रुपये। जो चीनी ब्लैक में बिक रही थी वो 3 रुपये थी ज़िया दौर में। तो 1 से 1.5 रुपये का जो रेट आया, तो आप यकीन नहीं करेंगे रेडियो के ऊपर 1 रुपये किलो चीनी बिकी है, और सुबह किसी भी गोदाम पे चीनी नहीं थी, हर जगह पे बाज़ार में चीनी बिक रही थी। आज क्या है, आज फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट सारी खामोश है, तो आप किसी को काम करने नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। आपका मतलब ये है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, मेन वो किरदार लोगों के जहन में है कि जहांगीर तरीन ने ये जो चीनी की प्राइसेस हैं इनको बढ़ाने में अहम रोल अदा किया, इन्होंने ज़ख़ीरा की है चीनी, और क्या इनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? फिर राणा साहब ये देखें कि आपको एक ऑफिसर है, तो अगर एक कमिश्नर है तो उसने ऑर्डर जारी करना है, तो उस ऑर्डर को सीएम के पास पहले जाएगा, फिर वो ऑर्डर जारी होगा। तो जब सीएम उसको ऑर्डर नहीं करने देगा या उसको रेट नहीं करने देगा, तो बताएं वो क्या करेगा? तो ये काम सीधा सीधा गवर्नमेंट का है ना। बिल्कुल। पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसे ही था, जब चीनी का कोई बुरान पैदा हुआ था, कोई 5 रुपये 10 रुपये को महंगी हो गई थी, तो इन्होंने बाज़ारों के वो आगे जाके ट्रक खड़े कर दिए थे, गाड़ियों के ऊपर चीनी बिक रही थी, लोग ख़रीद रहे थे वहाँ से, ठीक है, और फिर उसके बाद ठीक हो गए थे, ठीक हो प्राइस गया था, जब क्योंकि दुकानदारों अब के ये पास नहीं देखें, लोग अब खरीद ये रहे थे। देखें कि आटे का भी इसी तरह ही है। अभी इन्होंने भी, ये नहीं मैं कह रहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, अब आटे का भी इन्होंने, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। आटा और महंगा होना था, इन्होंने फिर वो किया कि गाड़ियाँ खड़ी की इन्होंने, लेकिन आटा लोगों को मिलता रहा, ठीक है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ये अभी भी हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा। आप लोग कहते हैं कि जी हमने किसानों को रिलीफ दिया है, भाई आपने किसानों को रिलीफ शायद दिया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला है जागीरदारों को, जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों को रिलीफ मिला है। आम आदमी तो पिस गया। आम आदमी जो 35 रुपये किलो आटा ख़रीदता था, अब वो 70 रुपये किलो ख़रीद रहा है। सारा याद तो देखें, महंगाई तब लोगों को काबिल कबूल होती है जब आपकी तनख्वाहें बढ़ जाएं, लोगों को रोज़गार मिले, अच्छे मौके मिलें रोज़गार के। महंगाई हो भी जाए तो लोगों को महसूस नहीं होती। सर मैं आपको राणा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे सीएम। तो वहाँ पे एकदम से जो घी की कीमत थी, चीनी की कीमत थी, आटे की कीमत थी, आटा जो था वो 100 का 10 किलो आटा आता था, और चीनी का भी लेवल यही था कि 30, 35, 32 रुपये किलो चीनी थी और 50 रुपये किलो घी था। और वहाँ से उसने जंप किया 150 तक, 70, 80, 90 और एकदम से 150। चले खैर, ये चीज़ें महंगी ज़रूर होती रही हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी कभी नहीं हुई। जी बिल्कुल। ये एक तो जब मैं बात पूरी कर रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने आके इसको कंट्रोल किया कि 175 रुपये घी था तो 150 पे आया। तो गवर्नमेंट जब आती है तो वो पिछली गवर्नमेंट को तानाबाजी नहीं करती, वो अपना काम करती है, अपना काम करती है, चीज़ों को कंट्रोल करती है। यहाँ आप नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी जंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राना जुल्फ़िकार। वेलकम बैक। और हम अभी डिस्कस करेंगे जो हालिया बारिशें हुई हैं, इस्लामाबाद में बड़ी तबाही हुई है, और जो हमने फुटेज देखी है वहाँ इस्लामाबाद की,
मैं ख़ुद तो नहीं वहाँ गया, लेकिन जो हमारे दोस्तों ने वहाँ से फुटेज शेयर की हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर भी चल रही हैं, उसके ऊपर हमने जो तबाही के मनाज़र देखे हैं वो बड़े दिल खराश थे। हमें समझ नहीं आ रही कि एकदम से ये क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा मतलब बारिशें हुई हैं ज़रूर, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई कि पहले इतनी बारिशें नहीं हुई। और लेकिन उसकी वजह क्या है जानते थे हमारे दोस्तों से। सबसे पहले शहजाद मुग़ल साहब से डिस्कस करते हैं कि शहजाद साहब सिर्फ मुख्तसर सा बताइएगा कि ये जो वहाँ हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में गाड़ियाँ बहती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ गाड़ियों में हमने देखा कि लोग भी बैठे हुए तो वैसे डूब रही हैं गाड़ियाँ। तो यार ये क्या हुआ अचानक के, मतलब वो शहर पूरा जो है एकदम कुछ जंगल का समा पेश कर रहा था, जैसे कुछ दरिया है बहुत बड़ा कि दरिया के ऊपर आबादी बन गई थी अचानक से, कोई इस तरह का सीन नज़र आ रहा था हमें। आप ज़रा बताइएगा अचानक मतलब हुआ क्या? हुआ असल में ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी जारी थी, तो फुटेज जो आई है जहाँ से वो काम भी हो रहा है वहाँ पे। और दूसरा ये है कि सेक्टर 11 जो है, मैं आपको बताऊँ कि 9 में सेक्टर 11 सेक्टर 9 जो है ना, ये एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी रहती है। असल में ये बिल्कुल डाउन इसलिए हो गया क्योंकि मेट्रो, जब से इन्होंने मेट्रो चलाई है वहाँ पे, मेट्रो जहाँ पे चली है ये वहाँ पे चलने वाली नहीं थी। यानी कि ये जो राउंड वहाँ पे लाया गया है ना, ये पीछे का था, ये कुरी रोड तक का था, लेकिन ये उनको ले गए पार्लियामेंट हाउस तक। तो पार्लियामेंट हाउस तक लेके जाना मेट्रो को, मेरा ख्याल है कि ये गलत है। तो वो अंडरग्राउंड है। अब वो अंडरग्राउंड होने की वजह से पानी का बहाव सारा पार्लियामेंट की तरफ आता है। तो आप देखें मेट्रो भी डिस्टर्ब रही और दूसरी जगह पे भी पानी रहे। और बाकी तो देखा है आपने फुटेज में, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार गाड़ियों का क्या हाल रहा है और सरकारी गाड़ियां तक जो हैं वो उसमें डूबी हैं। जी यासिन साहब आप बताएं, क्या समझते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में बारिशें हुई हैं उसकी ज़िम्मेदार CDA भी है, ठीक है, कि उन्होंने ड्रेन वगैरह की सफाई नहीं की प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, लाहौर में भी अगर आप नालों की सफाई नहीं करते, गटरों की सफाई नहीं करवाते बारिशों से पहले, तो यहाँ भी सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही होती हैं। तो वहाँ क्या हुआ, कोई समझते हैं इस चीज़ के ऊपर? इसके मतलब ये हमारी जो जनरल ओपिनियन यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना गफलत थोड़ी सी है इसमें। प्री प्लान जो थोड़ी सी हमारे पास गफलत मंसूबे हैं जो उनको मुकपाया तकमील तक नहीं मतलब पहुँचे, और जिसकी वजह से जो पूरा जो सिटी है अनसेफ हुआ है। उसमें चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां हर अदारा अदा करे, तो वो उसमें तो आप बेहतरी आ समझते हैं सकती कि है। इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए? लाज़मी लोगों बात का है कि करोड़ों जो रुपए का पब्लिक नुकसान हुआ है, लोगों के पब्लिक घरों में पानी चला गया, लोगों की दीवारें गिरी हैं, छतें गिरी हैं, इवन के जो तय खाने थे वो तो बहुत बुरा हाल हुआ है उनका, तो वो सारा कुछ तबाह हो गया उन बेचारों का। और जिन लोगों की गाड़ियां बह गई हैं करोड़ों रुपए की, क्या उनको रिलीफ मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज होना चाहिए उनके लिए, पैकेज मिलना और चाहिए उनको भी कुछ ना कुछ उसमें मदद देनी चाहिए। राना इशरत साहब आपका क्या ख्याल है, ये जो इस्लामाबाद में बारिशें हुई हैं इनके ऊपर क्या समझते हैं आप? ज़्यादा मसला यही होता है कि मतलब कि बेहतर तरीके से सफाई ना हो सके, ड्रेनों की, बाज़ारों की, मतलब कि गटरों वगैरह की, यही रुकावट बनती है, मतलब कि और मसला नहीं है। यही रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से वो सड़कें भी दरिया का मंजर बन जाती हैं। बनती है। अच्छा, हाँ, तो इसमें तो जो महकमे जो मुतलका है उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये हम देखते हैं कि मानसून की बारिशें शुरू होने से पहले या जब भी कोई अलर्ट जारी होता है बारिशों का, तो हमारे जो अदारे हैं वो खुद से काम मुतहरक हो जाते हैं और जो वाटर पंप होते हैं जिसके ज़रिए पानी निकालते हैं और वो गटरों को खुसूसी तौर पे उनके ढक्कन उठा के, ये काम मतलब बहुत अच्छा है कि लोगों को बाद में तकलीफ़ नहीं होती। पहले तकलीफ़ थोड़ी सी हो जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाए फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर उसका वो सफाई का पूरा इंतज़ाम करके उन्होंने पूरी मशीनें वहाँ लगाई होती हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सफाई का इंतज़ाम रहे और बारिशों में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अभी हमें कोई यहाँ भी लाहौर में भी वो ख़ास कोई इतने पंप नज़र नहीं आए जहाँ लगे हुए हों। अभी मार रोड से मैं आज भी गुजरा हूँ तो वहाँ भी अभी तक पानी खड़ा हुआ था सड़कों के ऊपर, कोई मतलब आज आना बारिश भी नहीं हुई मार रोड के। पार्लियामेंट में जाने के लिए जब पार्लियामेंटेरियन सब आ रहे थे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी पार्लियामेंट में आने की कोशिश की, तब वो पंप्स भी तब लगे जब इन्होंने वहाँ पे आना था, और हर चीज़ तभी एक्टिव हुई है कि जब पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे आने वाले थे।
और उससे पहले कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और आपको पता है कि कोई भी फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविजनल है, तो उसको ऑर्डर के ऊपर काम नहीं होना चाहिए। उसको होना चाहिए कि ये आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं सारे लोग, तो जिसका काम है उसी वक्त वो अपने काम को लग जाए। तो आप समझते हैं कि इसके ऊपर लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, जो लोगों को इतना नुकसान हो गया करोड़ों जी रुपए का, बिल्कुल, इसके ऊपर बिल्कुल मिलना चाहिए। और evaluate करना पैकेजेस जो चाहिए है, इनको। हाँ जी, पैकेजेस इनको ऑन करने चाहिए। जिन जिन लोगों के जो जो नुकसान हुए हैं, तो उनको इन्होंने फेवर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और हो सकता है कि आजकल में ये ऐलान हो भी जाए, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक हैं। तो मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है कि इमरान साहब उधर तो कह के आए हैं कि हम कर्ज़े देंगे, लेकिन चलें जी, कर्जे अपनी देंगे, गवर्नमेंट के ये लिए करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अभी यासीन मलिक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में टेक्निकल पोस्ट के ऊपर तैनात हैं। इनसे हम थोड़ी डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन के हवाले से लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही हैं, या पहले आप क्या समझते हैं कि आप बेहतरी है या पहले बेहतर था, ये चीज़ें हम इनसे थोड़ी डिस्कस करते हैं। जी यासीन साहब, बताइएगा ज़रा थोड़ा सा कि इस गवर्नमेंट में तब्दीली में आके स्पेशली कुछ लोगों को रिलीफ मिल रहा है, आप समझते हैं कि बेहतर काम हो रहे हैं? इसमें तो बहुत ज़्यादा हेल्थ जो बजट है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी क्योंकि बजट लोगों इम्प्रूव को करने की अभी ज़रूरत इतना है। फैसिलिटेट नहीं कर सकी है गवर्नमेंट, जिस लेवल पे ये काम होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा था कि हम हेल्थ के ऊपर और तालीम के ऊपर स्पेशली दो ही ये ज़्यादा जलसे जुलूसों में किया करते थे जी जी, कि हेल्थ और तालीम के ऊपर हम पैसा लगाएंगे, तो आप क्या और समझते ये हैं कि इन्होंने बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ और फूड है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस अभी आप समझते हैं कि इन्होंने हेल्थ के ऊपर पैसा लगाया? हॉस्पिटल में कुछ नज़र आ रहा है आपको? लगा रहे हैं, लेकिन ये आप कब है से कि हैं वहाँ सर्विसेज? ये मैं 1996 से 1996 से। employee तब से आप इस 3 साल का और गुज़श्ता अदवार का आप थोड़ा सा मुवाजना में बता सकते हैं? क्या आपको बेहतरी नज़र आ रही है उसमें, या क्या चीज़ें? है। अगर ये पॉलिसीज़ को अगर रेगुलर कर लेते हैं, उसको अगर रेगुलर इम्प्लीमेंट हो करें जाए, तो फिर इसमें बेहतरी के चांसेस हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट जो अद्वियात वगैरह देती थी, कैंसर के ऊपर भी रिलीफ मिलता था लोगों को, फ्री अद्वियात मिलती थी। गवर्नमेंट देती है, अभी भी देती है, लेकिन उसमें ये है कि जो आम बंदा है वो रह जाता है उसमें। आम ज़्यादातर बंदे को नहीं मिलता। सोर्सेबल जो नहीं होते लोग, उनके लिए प्रॉब्लम है। पहले किसी के पास हेल्थ कार्ड उनको नहीं भी थोड़ा होता सा था। ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको यानी गाइड करने की ज़रूरत है, सही, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल। चलें, थैंक यू। हमारे साथ बैठे हैं जी राना इशरत साहब, साबुक तहसीलदार हैं। तो राना इशरत साहब, आप ज़रा बताइएगा हमें कि आप तहसीलदार रहे, अब आपने अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस आजकल कर रहे हैं, तो क्या ये आपको एज ए तहसीलदार ये बिज़नेस ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो रहा है आपसे? तो दूसरी एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं कहीं भी, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? और लोग, कई सोसाइटीज़ में लोग पैसे लेके निकल जाते हैं, वो कहते हैं जी अलाटमेंट हो गई प्लाटों की, नक्शा नहीं होता उनके पास इवन के। तो क्या ये चीज़ें ठीक हैं? इस तरह की सोसाइटीज़ को इजाज़त मिलनी चाहिए? पहली बात है कोई डॉक्यूमेंट मुकम्मल होना चाहिए कोई सोसाइटी बनाने के लिए, कोई भी सोसाइटी बनाने के लिए? हाँ जी, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? उसमें नक्शा जात वगैरह और जो मालकान की फ़र्द मलकियत है उसकी ज़रूरी होना ज़रूरी है, ठीक है। जिससे मतलब कि पता चले कि वाकई कोई रकबा मतलब कि इन्होंने परचेज़ किया हुआ है। ठीक है। वो मुल्कियत चेक की जाती है बकायदा? हाँ जी, मलकियत को चेक की जाती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके फिर उनको एनओसी मिलता है? हाँ जी, एनओसी मिलता है ना। और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? बस बाकी ज़्यादा मतलब कि अहम चीज़ तो यही है, बाकी तो मुतल्लिका महकमों का काम है मतलब उसको अप्रूवल लेना जो है। तो ये प्रॉपर्टी का बिज़नेस आजकल कैसा चल रहा है पिछले दौर की निस्बत? आजकल इसका क्या ट्रेंड क्या है, मतलब आप क्या समझते हैं? बस वो असल में जो ये इमरान खान साहब अपना जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म उसने थोड़ी पाबंदी लगा दी है कि ये हमें जो सोसाइटियाँ बन रही हैं, इससे हमारे जो ज़रूरी रकबे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, अनाज की कमी हो रही है, हमें बाहर से अनाज ना मंगवाना पड़े, हम खुद कफ़ील रहें अनाज में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो सोसाइटियाँ इनको ख़त्म किया जाए, हाई राइज़ बिल्डिंगें बनाई जाएँ, ताकि आवाम जो उसको उनको मतलब कि ये अनाज की सहूलत मतलब मैसर रहे मतलब कि। ठीक है, मतलब बड़ी बिल्डिंगें बना के, जिस तरह कराची में है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम कामयाब है या
सोसाइटियों में जो अलग-अलग लोग मकानों में रहते हैं वो सिस्टम कामयाब है? ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना के क्या कराची में जिस तरह हो रहा है, हम तो बड़े सुन रहे हैं अभी, काफ़ी बिल्डिंगें भी वो गिरने वाली हुई हैं, कुछ लोगों को बड़े मसले मसाइल होते हैं वहाँ रहने के, फिर वो रोशनी, ताज़ा हवा, वो चीज़ें नहीं मुयसर होती जो इस तरह आप अपने घर में जो हासिल करते हैं अपने लहदा घर में। तो क्या कौन सी चीज़ बेहतर आपको लगती है कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कामयाब है प्रोजेक्ट या अलहदा सोसाइटीज़? नहीं, कामयाब तो खैर ये मतलब कि मल्टीप्लाई जो बिल्डिंग है उसमें तो मतलब कि मुश्किल तो होती ही हैं उसमें, लेकिन ये जो घर बनाते हैं हम इसमें ज़रा आसानी होती है रहने की। तो प्रॉपर्टी का बिजनेस आजकल कैसा चल रहा है? बस इसमें थोड़ा स्लो चल रहा है मतलब बिजनेस का। आजकल मतलब वो कारोबार नहीं है वो। हाँ जी, इतना मतलब नहीं है क्योंकि वो इस पाबंदी की वजह से गवर्नमेंट बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया है। अच्छा, ये जो जितना रावी के साथ जो revenue- प्रोजेक्ट लग रहा था जितना रेवेन्यू मतलब प्रॉपर्टी से जाता था गवर्नमेंट के खजाने में वो अब रुक गया। रुक गया है मतलब। ये जो रावी का प्रोजेक्ट था, जी, ये इसके बारे में आपको क्या मतलब वो कहाँ तक पहुँचा? नहीं उसके मतलब मुझे मालूमात नहीं उसके ऊपर। चलें, ठीक है नाजरीन, बहुत शुक्रिया राना इशरत साहब, यासिन मलिक साहब, शहजाद मुगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। फिर हाज़िर होंगे आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।